Good morning to all of you students. In previous class, we studied about Napoleon's period from 1799 to 1815. Today, we will learn the making of nationalism in Europe. छात्रों, आज के यूरोप को जब हम लोग देखते हैं तो वे हमें शांति प्रिय रूप से बने हुए अलग अलग देशों में प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हम 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के मानचित्र पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि वे उस समय अनेक संस्कृतियों, भाषाओं में बटे हुए थे। साथ ही अनेक राजवंश उन पर शासन करते थे। अब यह मतलब था कि उसमें विविधता थी। जिस तरह हम लोग सोचते हैं कि यूरोप सम्मिलित था और उसे नेशन स्टेट बनने में कोई परेशानी थी, ऐसी बात नहीं थी। राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिससे राज्य की सीमाएं बदलती रहती थी, जिससे वहां के लोग अपने आप को एक सामाजिक पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी या किसी समान संस्कृतियों का भागीदार नहीं मानते थे। समझ में बात आ गई? वहां के लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी, वहां के लोग जो थे सो अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी या समान संस्कृतियों का भागीदार मानते ही नहीं थे। अतः उनके बीच आसानी से पॉलिटिकल यूनिटी लाना बड़ा ही मुश्किल काम था। आज जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि यूनिटी या नेशनलिज्म अलग अलग कारणों से उनमें उभर कर आया और इन कारणों की चर्चा हम 4 सब हेड्स के रूप में करेंगे। पहला है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। दूसरा है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। और तीसरा है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। एंड लास्ट वन है द रिवॉल्यूशनरीज। छात्रों, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू कंजर्वेटिज्म की जो चर्चा हम पहले करेंगे। अब सवाल उठता है सबसे पहले कि द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब है? एरिस्टोक्रेसी को हिंदी में हम कुलीन वर्ग कहते हैं। ये कौन लोग थे? कुलीन वर्ग के लोग। इसकी चर्चा मैं पहले शुरू करता हूं। यूरोप के ऐसे परिवार, ऐसा वर्ग जिसकी जनसंख्या यूरोप में बहुत ही कम थी, लेकिन उनकी संपत्ति जो थी वह ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडेड प्रॉपर्टी के रूप में थी और शहरों में हाउसेस, यानी वे हवेलियों बना रखा था, हाउसेस बना रखे थे। तो शहरों में उनकी प्रॉपर्टी हाउसेस या हवेलियों के रूप में विद्यमान थी। और देखो इसमें कितनी बड़ी बात है, इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में जीवन व्यतीत करते थे, एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के
पार थे, यानी कोई क्षेत्र तक सीमित नहीं था। क्षेत्रीय विभाजनों से, रीजनल डिवीजन से आर पार थी। छात्रों, अनेक परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों से जुड़े थे और क्या करते थे, वे मुख्य रूप से फ्रेंच बोलते थे, जिससे कि शासन करने में आसानी हो। छात्रों, अब हम चर्चा करेंगे न्यू मिडिल क्लास की। एरिस्टोक्रेसी समझ में बात आ गई। अब न्यू मिडिल क्लास ये कौन लोग थे? तुम्हें मालूम होगा कि 1751 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहां से शुरुआत हुई। लेकिन यूरोप के अन्य देशों में यह 50 साल के बाद, यानी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रारंभ हुआ। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों ने धन कमाया, शिक्षा ग्रहण किया, नए नए व्यवसाय को अपनाया, प्रोग्रेसिव विचारधारा का, जिसके कारण प्रोग्रेसिव विचारधारा का जन्म हुआ। इसे ही यूरोप में न्यू मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। सबसे पहले हम लिबरलिज्म क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबरल शब्द से बना है, जिसका मतलब है फ्री। फ्री मतलब हिंदी में इसे आजाद कहते हैं। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब सामूहिक पहचान। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका कॉमन आइडेंटिटी को लाने में किस तरह फ्री थिंकिंग या आजाद विचारधारा ने अपना रोल निभाया है, इसे समझना है। उदाहरण के लिए न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। कुछ लोग इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के विशेष संरक्षक की दृष्टि से भी देखते हैं। कुछ लोग इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलिज्म का मतलब बाजारों की मुक्ति, साथ ही चीजों और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लाए गए नियंत्रण खत्म करने से भी समझते हैं या मानते हैं। छात्रों, अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कंजर्वेटिज्म क्या है। तो इसको सही से समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा जो छात्र हैं, अधिकांश छात्र, वह कुछ अलग रूप से जो पिछले जो क्लास था 9th का, उसमें इसका मतलब कुछ अलग ढंग से लगाते थे। छात्रों, ऐसे लोग जो मानते थे कि राज्य और समाज द्वारा स्थापित यानी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक उच्च नीच की भावना है, संपत्ति है और परिवार को बनाए रखना चाहिए, ऐसी विचारधारा में जो विश्वास करते हैं उसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं। न्यू, अब शब्द है कि न्यू कंजर्वेटिज्म की उत्पत्ति जो तुम्हारे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 15 है, तो वास्तविक में न्यू कंजर्वेटिज्म की उत्पत्ति 1815 के बाद, बयाना संधि के बाद हुई है।
फ्रांस की क्रांति 1789 के बाद में यूरोप के अन्य देशों में राजतंत्र के खिलाफ, फ्रांस में भी और अन्य देशों में भी राजतंत्र के खिलाफ प्रचार प्रसार हुआ एवं विकास का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वह प्रशस्त हुआ। नेपोलियन ने भले ही राजतंत्र को पुनः स्थापित किया, प्रजातंत्र का गला घोट दिया, लेकिन नेपोलियन ने राजतंत्र में जो विकास के मार्ग को बाधा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? तो यह जो लोकप्रिय काम था, विचार था, विकास का को नजरअंदाज नहीं करके विकास के मार्ग को आगे लाया और उन्होंने अनेक सुधार भी किए। इसीलिए नेपोलियन को विश्व के लोग अभी भी याद करते हैं। नेपोलियन को जब राजतंत्र लाया, वहां के अनेक जो देश थे यूरोप के, वह क्या किया? उससे उसने खुशी जाहिर की कि नेपोलियन पुनः राजतंत्र लाया है। और जब उस नेपोलियन ने उस पर आक्रमण करना शुरू किया और बहुत सा जीत लिया अनेक देशों को, तब यूरोपीय रूढ़वादी शक्तियां मिलकर उन्हें क्या किया? उन्हें वाटरलू के मैदान में हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ छात्रों? तब इसके बाद राजशाही को सुदृढ़ करने के लिए, प्रगतिशील विचारधारा को कुचलने के लिए मेटरनिख, जो उस समय सबसे सुदृढ़ राजा था, अपने देश की राजधानी बयाना में जो देश, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के तो मेटरनिख थे ही, इन लोगों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया बयाना में, और यानी विजेता देश को बयाना में बुलाया, आमंत्रित किया, आप आइए और निर्णय लीजिए। उन लोगों के जो विचार बयाना कांग्रेस के बाद या बयाना संधि के बाद आया, इसे लोग न्यू कंजर्वेटिज्म के नाम से इतिहास में जानते हैं। छात्रों, अब एक सवाल बयाना कांग्रेस से रिलेटेड सीबीएसई के इम्तिहान में अक्सर आता है कि बयाना कांग्रेस क्या है और इसके क्या परिणाम हुए। बयाना कांग्रेस क्या है, इसको मैं समझता हूं ऊपर जो मैंने चर्चा किया उससे स्पष्ट हो गया होगा। अब 1 मिनट में इनको तुम देख लो कि ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया बयाना में एकत्रित हुए और जिन जिन देशों को जीता था या जो नेपोलियन के द्वारा कार्य किया गया था, उस पर उन पर चर्चा हुई। जो बयाना ट्रीटी के नाम से जानता है, वो लोग क्या क्या निर्णय लिए, इसको हम परिणाम के रूप में देखते हैं और एक एक परिणाम की चर्चा मैं करता हूं। बयाना संधि क्या है, यह समझ में बात आ गई। अब इसके परिणाम की एक एक करके मैं चर्चा करता हूं। फ्रांसीसी क्रांति के पहले बुर्बो वंश का शासन था। जब क्रांति हुई, जो निरंकुश शासक था वहां, वह बुर्बो वंश का शासक था, और जिसके समय में क्रांति हुई उसको हटाया, तो बुर्बो वंश को पुनः फ्रांस हुआ संधि में, जो सभी देश के जो विजेता देश बैठे थे, तो बुर्बो वंश को पुनः बहाल कर दिया। और फ्रांस द्वारा यानी नेपोलियन के द्वारा जो बदलाव जीते गए राष्ट्रों में हुआ था, उन सारे बदलावों को
चेंज कर दिया, बदल दिया। यानी नेपोलियन जो उन लोगों को जीता था, तो इन लोगों के मन में यह बात आई कि जो नेपोलियन से पूरा गुस्साया हुआ था, चूंकि उन पर तो बड़ी आशा थी, लोकतंत्र को खात्मा किया है और राजतंत्र लाया है, लेकिन उन लोगों के खुशी पर पानी फिर गया, इसलिए उनसे गुस्साए हुए थे, सब मिलकर उसको हराया। तो उनके द्वारा जो भी बदलाव लाए गए थे उसको उसने क्या किया, बदल दिया। और फ्रांस की सीमाओं पर देखो, भय था उन लोगों को कि फ्रांस दोबारा कहीं नहीं सर उठाए, इसलिए फ्रांस की सीमाओं पर अनेक राज्य कायम कर दिए कि वह भविष्य में भी अपनी राज्य की सीमा का विस्तार नहीं कर सके। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, भले राजा या कोई शासक चला जाता है, लेकिन उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा तो होगी ही। तो 39 राज्यों का जर्मन संघ जो बना था, उससे वहां बेनिफिट लगा उन लोगों को, तो उनको उसने कुछ नहीं किया, उसको वैसे ही छोड़ दिया, अक्षुण्ण रखा। छात्रों, इसीलिए कहा जाता है कि नेपोलियन से अभी भी हम सीख लेते हैं। अब छात्रों, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वह हमारा होगा रेवोल्यूशनरीज। इस पर चर्चा करते हैं। 1815 के बाद रूढ़वादी व्यवस्था जो थी, कंजर्वेटिज्म जो था, वह और अधिक मजबूत हो गया, जिसके भय से जो उदारवादी थे, उदारवादी राष्ट्रवादी, वो भूमिगत हो गए। अब कहीं भी शासक बहुत जल्दी क्रूर हो जाएगा और उसे कुचलने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से उसको भूमिगत होना पड़ता है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल तुमको देता हूं, जो श्रीलंका से है। श्रीलंका में जब महिंद्रा राजपक्षे सत्ता संभाले, तो उसी समय जो वहां एलटीटीई का संगठन था, उसके जो मेंबर थे, उसको भूमिगत होना पड़ा। तुम लोगों के पिछले क्लासों में चर्चा हुई थी, भूमिगत होना पड़ा। उसी प्रकार जब मेटरनिख का रुख देख करके, इसके बाद वियना ट्रीटी के बाद वे लोग भूमिगत हो गए, लेकिन इसका मतलब वो लोग खत्म नहीं हो गए। आंदोलन भले वो कुचल दिया गया आंदोलन को, उन लोगों को, लेकिन वो जो भूमिगत होने के बावजूद भीतर ही भीतर अनेक संगठन बनाए हैं और दूसरे दूसरे तरीकों से राजशाही का विरोध करते रहे, और विरोध उन लोगों ने किया। अनेक विकास का जो काम था, खास करके जनता में कॉमन आइडेंटिटी के विकास के लिए रिवॉल्यूशनरी काम करते रहे और काम किया, अंत तक काम किया। इन क्रांतिकारियों में कुछ का नाम नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं बेईमानी होगी। वे हैं जूसेपी मैत्सोनी। उनके संगठन क्षमता, यंग इटली और कई संगठन, गुप्त संगठन बनाकर लोगों को, कॉमन पीपल में कॉमन आइडेंटिटी की भावना पैदा की, और उनके संगठन कौशल से मेटरनिख जैसे लोग भी, राजा भी उनकी लोहा मानते थे। स्वयं मेटरनिख ने कहा था उस समय कि यानी जोसेपी मैत्सोनी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन है। अब खूब अंदाजा लगा सकते हो कि मेटरनिख का यह कहना, उसकी कार्यकुशलता, यानी जोसेपी मैत्सोनी की संगठन क्षमता कितनी प्रबल थी और किस तरह वह लोगों में कॉमन आइडेंटिटी पैदा की। छात्रों, अभी तक जो मैंने तुमको बताया है, जो
वीडियो को तुम देखोगे, उस पर आधारित कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चंस तुमको मैं दे रहा हूं, उसको एक निश्चित फॉर्मेट में जो तुम्हें पहले बताया गया था उसका जवाब लिखकर तुम सबमिट करोगे। ये 4 क्वेश्चन या 4 प्रश्न तुमको दिए जा रहे हैं।